मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है आखिरी हीला। प्रेमचंद जी की रचनाओं का काल रहा है 1906 से 1936 तक का। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई एक कहानी आखिरी हीला। यद्यपि मेरी स्मरण शक्ति पृथ्वी के इतिहास की सारी स्मरणीय तारीखें भूल गई, वह तारीखें जिन्हें रातों को जागकर और मस्तिष्क को हपा कर याद किया था, मगर विवाह की तिथि समतल भूमि में एक स्तंभ की भांति अटल है। न भूलता हूँ, न भूल सकता हूँ। उससे पहले और पीछे की सारी घटनाएं दिल में मिट गई, उनका निशान तक बाकी नहीं रहा। वह सारी अनेकता एक एकता में मिश्रित हो गई है और वह मेरे विवाह की तिथि है। चाहता हूं उसे भूल जाऊं, मगर जिस तिथि का नित्य प्रति सुमिरन किया जाता हो वह कैसे भूल जाए। नित्य प्रति सुमिरन क्यों करता हूं, या उस विपत्ति मारे से पूछिए जिसे भगवत भजन के सिवा जीवन के उद्धार का कोई आधार न रहा हो। लेकिन क्या मैं वैवाहिक जीवन से इसलिए भागता हूँ कि मुझ में रसिकता का अभाव है और मैं कोमल वर्ग की मोहिनी शक्ति से निर्लिप्त हूँ और अनासक्ति का पद प्राप्त कर चुका हूँ। क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं सैर करने निकलूं तो हृदयेश्वरी भी मेरे साथ विराजमान हो। विलास वस्तुओं के दुकानों पर उनके साथ जाकर थोड़ी देर के लिए रसमय आग्रह का आनंद उठाऊं। मैं उस गर्व और आनंद और महत्व का अनुभव कर सकता हूँ जो मेरे अन्य भाइयों की भांति मेरे हृदय में भी आंदोलित होगा। लेकिन मेरे भाग्य में वह खुशियां, वह रंगरेलियां नहीं है, क्योंकि चित्र का दूसरा पक्ष भी तो देखता हूँ। एक पक्ष जितना ही मोहक और आकर्षक है, दूसरा उतना ही हृदय विदारक और भयंकर। शाम हुई और आप बदनसीब बच्चे को गोद में लिए तेल या ईंधन की दुकान पर खड़े हैं। अंधेरा हुआ और आप आटे की पोटली बगल में दबाए गलियों में यूं कदम बढ़ाए हुए निकल जाते हैं मानो चोरी की है। सूर्य निकला और बालकों को गोद में लिए होम्योपैथ डॉक्टर की दुकान में टूटी कुर्सी पर आरूढ़ है। किसी खोंचे वाले की रसीली आवाज सुनकर बालक ने गगनभेदी विलाप आरंभ किया और आपके प्राण सूखे। ऐसे बाप लोगों को भी देखा है जो दफ्तर से लौटते हुए पैसे 2 पैसे की मूंगफलियां या रेवड़ियां लेकर लज्जास्पद शीघ्रता के साथ मुंह में रखते चले जाते हैं कि घर पहुंचते पहुंचते बालकों के आक्रमण से पहले ही यह पदार्थ समाप्त हो जाए। कितना निराशाजनक होता है यह दृश्य जब देखता हूँ कि मेले में बच्चा किसी खिलौने की दुकान के सामने मचल रहा है और पिता महोदय ऋषियों की सी विद्युता के साथ उनकी क्षण भंगुरता का राग अलाप रहे हैं। चित्र का पहला रूप तो मेरे लिए एक मदन स्वप्न है, दूसरा रूप एक भयंकर सत्य। इस सत्य के सामने मेरी सारी रसिकता अंतर्धान हो जाती है। मेरी सारी मौलिकता, सारी रचनाशीलता इसी दाम्पत्य के फंदों से बचने में प्रयुक्त हुई है। जानता हूं कि जाल के नीचे जाना है, मगर जाल जितना ही रंगीन और ग्राहक है, दाना उतना ही घातक और विषैला। इस जाल में पक्षियों को तड़पते और फड़फड़ाते देखता हूँ, फिर भी जाल पर जा बैठता हूँ। लेकिन इधर कुछ दिनों से श्रीमती जी ने अविश्रांत रूप से आग्रह करना शुरू किया है कि मुझे बुला लो। पहले जब छुट्टियों में जाता था तो मेरा केवल कहाँ चलोगी कह देना उनकी चित्त शांति के लिए काफी होता था। फिर मैंने झंझट है कहकर उन्हें तसल्ली देनी शुरू की। इसके बाद गृहस्थ जीवन की असुविधाओं से डराया, किंतु अब कुछ दिनों से उनका अविश्वास बढ़ता जाता है। अब मैंने छुट्टियों में भी उनके आग्रह के भय से घर जाना बंद कर दिया है कि कहीं वह मेरे साथ ना चल खड़ी हो, और नाना प्रकार के बहानों से उन्हें आशंकित करता रहता हूँ। मेरा पहला बहाना पत्र संपादकों के जीवन की कहानियों के विषय में था। कभी 12 बजे रात को सोना नसीब होता है, कभी रत जगा करना पड़ता है। सारे दिन गली गली ठोकरें खानी पड़ती हैं। इस पर तुर्रा यह है कि हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है।
ना जाने कब गिरफ्तार हो जाऊं, कब जमानत तलब हो जाए। खुफिया पुलिस की एक फौज हमेशा पीछे पड़ी रहती है। कभी बाजार में निकल जाता हूँ तो लोग उंगलियां उठाकर कहते हैं, वहां जा रहा है अखबार वाला। मानव संसार में जितनी दैविक, आधी दैविक, भौतिक, आधी भौतिक बाधाएं हैं, उनका उत्तरदायी मैं हूं। मानो मैं मानो मेरा मस्तिष्क झूठी खबरें करने का कार्यालय है। सारा दिन अफसरों की सलामी और पुलिस की खुशामद में गुजर जाता है। कांस्टेबलों को देखा और प्राण पीड़ा होने लगी। मेरी तो यह हालत है और हुक्काम है कि मेरे सूरज से कांपते हैं। एक दिन दुर्भाग्यवश एक अंग्रेज के बंगले की तरफ जा निकला। साहब ने पूछा, क्या काम करता है? मैंने गर्व के साथ कहा, पत्र का संपादक हूँ। साहब तुरंत अंदर घुस गए और कपाट मुंद्रित कर लिए। फिर मैंने मेम साहब और बाबा लोगों को खिड़कियों से झांकते देखा, मानो कोई भयंकर जंतु है। एक बार रेलगाड़ी में सफर कर रहा था, साथ में और भी कई मित्र थे, इसलिए अपने पद का सम्मान निभाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ा। गाड़ी में बैठा तो एक साहब ने मेरे सूटकेस पर मेरा नाम और पेशा देखते ही तुरंत अपना संदूक खोला और रिवॉल्वर निकालकर मेरे सामने गोलियां भरी, जिसमें मुझे मालूम हो जाए कि वह मुझसे सचेत है। मैंने देवी जी से अपनी आर्थिक कठिनाइयों की कभी चर्चा नहीं की, क्योंकि मैं रमणियों के सामने यह जिक्र करना अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता हूँ। हालांकि मैं वह चर्चा करता तो देवी जी की दया का पात्र अवश्य बन जाता। मुझे विश्वास था कि श्रीमती जी फिर यहाँ आने का नाम न लेंगी, मगर यह मेरा भ्रम था। उनके आग्रह पूर्ववत होते रहे। तब मैंने दूसरा बहाना सोचा। शहर बीमारियों के अड्डे हैं। हर एक खाने पीने की चीज में विष की शंका। दूध में विष, घी में विष, फलों में विष, शाक भाजी में विष, हवा में विष, पानी में विष। यह मनुष्य का जीवन पानी की लकीर है। जिसे आज देखो वह कल गायब। अच्छे खासे बैठे हैं, हृदय की गति बंद हो गई। घर से सैर को निकले, मोटर से टकराकर सुरपुर की राह ली। अगर कोई शाम को सांगू पांग घर आ जाए तो उसे भाग्यवान समझो। मच्छर की आवाज कान में आई, दिल बैठा। मक्खी नजर आई और हाथ पांव फूले। चूहा बिल से निकला और जान निकल गई। जिधर देखे यमराज की अमलदारी है। अगर मोटर और ट्राम से बचकर आ गए तब मच्छर और मक्खी के शिकार हुए। बस यही समझ लो कि मौत हरदम सिर पर खेलती रहती है। रात भर मच्छरों से लड़ता हूँ, दिन भर मक्खियों से। नन्ही सी जान को किन किन दुश्मनों से बचाऊं। सांस भी मुश्किल से लेता हूँ कि कहीं क्षय के कीटाणु फेफड़े में ना पहुंच जाएं। देवी जी को फिर भी मुझ पर विश्वास न आया। दूसरे पत्र में भी वही आरजू थी। लिखा था, तुम्हारे पत्र ने एक चिंता बढ़ा दी अब प्रतिदिन पत्र लिखा करना। नहीं, मैं एक ना सुनूंगी और सीधे चली आऊंगी। मैंने दिल में कहा, चलो सस्ते छूटे। मगर यह खटका लगा हुआ था कि ना जाने कब उन्हें शहर आने की सनक सवार हो जाए। इसलिए मैंने तीसरा बहाना सोच निकाला। यहाँ मित्रों के मारे नाको दाम रहता है। आकर बैठ जाते हैं तो उठने का नाम भी नहीं लेते, मानो अपना घर बेच आए हैं। अगर घर से टल जाओ तो बेधड़क कमरे में बैठ जाते हैं और नौकरों से जो चीज चाहते हैं उधार मंगवा लेते हैं। देना मुझे पड़ता है। कुछ लोग तो हफ्तों पड़े रहते हैं, टलने का नाम ही नहीं लेते। रोज उनकी सेवा सत्कार करो, रात को थिएटर या सिनेमा दिखाओ, फिर सवेरे तक ताश या शतरंज खेलो। अधिकांश तो ऐसे हैं जो शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अक्सर तो बीमार होकर आते हैं, बल्कि अधिकतर बीमार ही आते हैं। अब रोज डॉक्टर को बुलाओ, सेवा शुश्रूषा करो, रात भर सिरहाने बैठे पंखा झलते रहो। उस पर यह शिकायत भी सुनते रहो कि यहाँ कोई हमारी बात भी नहीं पूछता। मेरी घड़ी महीनों से मेरी कलाई पर नहीं आई। दोस्तों के साथ जलसों में शरीक हो रही है। अचकन है, वह एक साहब के पास है। कोट और दूसरे साहब ले गए और जूते एक बाबू ले उड़े। मैं वही रद्दी कोट और चमरोधा जूता पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मित्रगण ताड़ते रहते हैं कि कौन सी नई वस्तु लाया,
कोई चीज लाता हूँ तो मारे डर के संदूक में बंद कर देता हूँ। किसी की निगाह पड़ जाए तो कहीं ना कहीं न्योता खाने की धुन सवार हो जाए। पहली तारीख को वेतन मिलता है तो चोरों की तरह दबे पांव घर आता हूँ कि कहीं कोई महाशय रुपयों की प्रतीक्षा में द्वार पर धरना जमाए न बैठे हों। मालूम नहीं उनकी सारी आवश्यकताएं पहली ही तारीख की बाट क्यों जोती रहती हैं। एक दिन वेतन लेकर 12 बजे रात को लौटा, मगर देखा तो आधे दर्जन मित्र उस वक्त भी डटे हुए थे। माथा ठोक लिया। कितने ही बहाने करूं, उनके सामने एक नहीं चलती। मैं कहता हूँ घर से पत्र आया है, माता जी बहुत बीमार है। जवाब देते हैं, अजी बूढ़े इतनी जल्दी नहीं मरते, मरना ही होता तो इतने दिन जीवित क्यों रहते। देख लेना 2-4 दिन में अच्छी हो जाएंगी, और अगर मर भी जाए तो वृद्धजनों की मृत्यु का शोक ही क्या, वह तो और भी खुशी की बात है। कहता हूँ लगान का बड़ा तकाजा हो रहा है। जवाब मिलता है, आजकल लगान तो बंद हो ही रहा है, लगान देने की जरूरत ही नहीं रही। अगर किसी संस्कार का बहाना करता हूँ तो फरमाते हैं, तुम भी विचित्र जीव हो, इन कुप्रथाओं की लकीर पीटना तुम्हारी शान के खिलाफ है। अगर तुम उनका मूलोच्छेदन नहीं करोगे तो वह लोग क्या आकाश से आवेंगे। गरज या किसी तरह प्राण नहीं बचते। मैंने समझा था कि हमारा यह बहाना निशाने पर बैठेगा। ऐसे घर में कौन रमड़ी रहना पसंद करेगी जो मित्रों पर ही अर्पित हो गया हो। किंतु मुझे फिर वही भ्रम हुआ। उत्तर में फिर वही आग्रह था। तब मैंने चौथा हीला सोचा। यहाँ मकान है कि चिड़ियों के पिंजरे, न हवा न रोशनी। वह दुर्गंध उड़ती है कि खोपड़ी भन्ना जाती है। कितने ही की तो इस दुर्गंध के कारण मौत हो गई है। कभी उन्हें विसूचिका हो गया, कभी टाइफाइड, कभी यक्षमा। वर्षा हुई और मकान टपकने लगा। पानी चाहे घंटे भर बरसे, मकान तो रात भर बरसता रहता है। ऐसे बहुत कम घर हैं जिनमें प्रेत बाधाएं ना हो। लोगों को डरावने सपने आते हैं। कितनों ही की तो उन्माद रोग हो गया है। आज नए घर में आए, कल ही उसे बदलने की चिंता सवार हो गई। कोई ठेला असबाब से लदा हुआ जा रहा है, कोई आ रहा है। जिधर देखिए ठेले ही ठेले नजर आते हैं। चोरियां तो इस कसरत से होती हैं कि अगर कोई रात कुशल से बीत जाए तो देवताओं की मनौती की जाती है। आधी रात हुई और चोर चोर, लेना लेना, ऐसी आवाजें आने लगती हैं। लोग दरवाजों पर मोटे मोटे लकड़ी के फट्टे या जूते या चिमटे लिए खड़े रहते हैं। फिर भी चोर इतने कुशल हैं कि आग बचाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। एक मेरे बेतकल्लुफ दोस्त हैं। स्नेहवश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहते हैं। रात अंधेरे में बर्तन खड़के तो मैंने बिजली की बत्ती जलाई। देखा तो वही महाशय बर्तन समेट रहे हैं। मेरी आवाज सुनकर जोर से कहका मारा और बोले, मैं तुम्हें चकमा देना चाहता था। मैंने दिल में समझ लिया, अगर निकल जाते तो बर्तन आपके थे, जब जाग पड़ा तो चकमा हो गया। घर में आए कैसे थे यह रहस्य। कदाचित रात को ताश खेलकर चले तो बाहर जाने के बदले नीचे अंधेरी कोठरी में छुप गए। एक दिन एक महाशय मुझसे पत्र लिखाने आए। कमरे में कलम दवात ना थी। ऊपर के कमरे से लाने गया, लौट कर आया तो देखा अब गायब है, और उनके साथ फाउंटेन पेन भी गायब है। सारांश यह है कि नगर जीवन नरक जीवन से कम दुखदाई नहीं है। मगर पत्नी जी पर नागरिक जीवन का ऐसा जादू चढ़ा हुआ है कि मेरा कोई बहाना उन पर असर नहीं करता। इस पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा, मुझसे बहाना करते हो, मैं हरगिज न मानूंगी। तुम आकर मुझे ले जाओ। आखिर मुझे 5वां बहाना करना पड़ा। यह खोंचे वाले के विषय में था। अभी बिस्तर से उठने की नौबत नहीं आई कि कानों में विचित्र आवाजें आने लगी। बाबुल के मीनार के निर्माण के साथ ऐसी निरर्थक आवाजें ना आई होंगी। वह खोंचे वालों की शब्द क्रीड़ा है। उचित तो यह था कि खोंचे वाले ढोल मजीरे के साथ लोगों को अपनी चीजों की ओर आकर्षित करते, मगर इन औंधी अक्लों वालों को यह कहाँ सूझती है। ऐसे पैशाचिक स्वर निकालते हैं कि सुनने वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। बच्चे माँ की गोद में चिमट जाते हैं। मैं भी रात को अक्सर चौंक पड़ता हूँ।
एक दिन तो मेरे पड़ोस में एक दुर्घटना हो गई। 11 बजे थे। कोई महिला बच्चे को दूध पिलाने उठी तो एकाएक जो किसी खोंचे वाले की भयंकर ध्वनि कानों में आई तो चीख मारकर चिल्ला उठी और फिर बेहोश हो गई। महीनों की दवा दारू के बाद अच्छी हुई और अब रात को कान में रुई डालकर सोती है। ऐसे कृत्य नगरों में नित्य होते रहते हैं। मेरे ही मित्रों में कई ऐसे हैं जो अपने स्त्रियों को घर से लाए, मगर बेचारियां दूसरे ही दिन उन आवाजों से भयभीत होकर लौट गई। श्रीमती जी ने इसके जवाब में लिखा, तुम समझते हो मैं खोंचे वालों की आवाजों से डर जाऊंगी? यहाँ गीदड़ों का होवाना और उल्लुओं का चीखना, ये सब सुनकर तो डरती नहीं। खोंचे वाले से क्या डरूंगी? अंत में मुझे एक ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे पूरा विश्वास था। यद्यपि इसमें कुछ बदनामी थी, लेकिन बदनामी से मैं इतना नहीं डरता जितना उस विपत्ति से। फिर मैंने लिखा, शहर शरीफ जादियों के रहने की जगह नहीं। यहाँ की महरियां इतनी कटुभाषणी हैं कि बातों का जवाब गालियों से देती हैं, और उनके बनाव सिंगार का क्या पूछना। भले घर की स्त्रियां तो उनके ठाट देखकर ही शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। सिर से पांव तक सोने से लदी हुई सामने से निकल जाती हैं तो ऐसा मालूम होता है कि सुगंधी की लपट निकल गई। गृहिणियां ये ठाट कहाँ से लाएं? उन्हें तो और भी सैकड़ों चिंताएं हैं। इन महरियों को तो बनाव सिंगार के सिवा दूसरा काम ही नहीं। नित्य नई सज, नित्य नई अदा, और चंचल तो इस गजब की है मानो अंगों में रक्त की जगह पारा भर दिया हो। उनका चमकना और मटकना और मुस्कुराना देखकर तो गृहिणियां लज्जित हो जाती हैं, और ऐसी दीदा दिलेर है कि जबरदस्ती घरों में घुस पड़ती हैं। जिधर देखो इनका मेला सा लगा हुआ है। इनके मारे भले आदमियों का घर में बैठना मुश्किल है। कोई खत लिखाने के बहाने से आ जाती है तो कोई खत पढ़ाने के बहाने से। असल बात तो यह है कि ग्रह देवियों का रंग फीका करने में इन्हें आनंद आता है। इसलिए शरीफ जादियां बहुत कम शहरों में आती हैं। मालूम नहीं इस पत्र में मुझसे क्या गलती हुई कि तीसरे दिन पत्नी जी एक बड़े कहार के साथ मेरा पता पूछती हुई अपने तीनों बच्चों को लिए एक असाध्य रोग की भांति आ डटी। मैंने बदहवास होकर पूछा, क्यों, कुशल तो है? पत्नी जी ने चादर उतारते हुए कहा, घर में कोई चुड़ैल बैठी तो नहीं है? यहाँ किसी ने कदम रखा तो नाक काट लूंगी। हाँ, जो तुम्हारी शहना हो। अच्छा, तो अब रहस्य खुला। मैंने सिर पीट लिया। क्या जानता था अपना तमाचा अपने मुंह पर ही पड़ेगा।